हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोहन कुमार और आज मैं आपके साथ हूँ HSSC क्लर्क परीक्षा 2019 के इंग्लिश के एक पेपर में पूछे गए 8 क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गुड फ्रेंड्स, वी ब्लैंक ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन नो, सेकंड हैव बीन नोविंग, सी ऑप्शन हैव नोन और डी है न्यू। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं ताकि आप भी अपना आंसर मैच कर सको। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, हैव नोन। यहाँ पर आएगा हैव नोन। हम अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। देखिए इस सेंटेंस में 4 वर्ड आया है, 4 वर्ड, ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और सिंस और 4 वर्ड यूज किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में। इस बात का तो आपको पता होगा कि जो सिंस और 4 वर्ड हैं वो दोनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किए जाते हैं। इस बात का तो आपको पता है, लेकिन एक बात आपको शायद नहीं पता, वो ये है कि सिंस और 4 प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ी सी इस सेंटेंस में देखकर हैरानी होगी कि फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं आया, उसमें सिंस और 4 यूज किए जाते हैं। देखिए जो वर्ब नो है ना इस सेंटेंस के अंदर, हैव नोन, वो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव नोन आएगा। और इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद होगा कि हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। इसका हिंदी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार नहीं होगा कि हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जान चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंग्लिश मैन है वो सेंस देखते हैं, ना कि चुका है चुकी है। ये तो हमने इंडियन लोगों ने टेंस की पहचान बनाने के तरीके ढूंढ लिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, वही लिखा है कि ऑल्दो सिंस एंड 4 यूज बोथ इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट वर्ब नो कैन नॉट टेक आईएनजी फॉर्म। कि यद्यपि सिंस और 4 दोनों टेंस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जो नो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकती। दैट इज़ वाई, इसलिए द वर्ब नो हेयर ओनली टेक्स प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए यहाँ पर जो नो वर्ब है अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट ही लेगी, बट इट्स हिंदी ट्रांसलेशन विल बी लाइक द सेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है ना, ताहती है, उसी के हिसाब से होगा। हम अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कोलिन टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब ब्लैंक वेरी मच। फर्स्ट ऑप्शन दैट ही इज इंजॉइंग, सेकंड ऑप्शन ही इज इंजॉइंग, सी ऑप्शन विच ही इज इंजॉइंग, डी ऑप्शन ही इज इंजॉइंग इट। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है ताकि आप भी अपना आंसर मैच कर सको। तो इसका राइट आंसर है सी, करेक्ट ऑप्शन सी। क्यों? देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले। कोलिन नाम के लड़के ने मेरे को अपनी नई जॉब के बारे में बताया, विच ही इज़ इंजॉइंग वेरी मच। विच का मीनिंग होता है जो वह काफ़ी इंजॉय कर रहा है। मतलब कोलिन ने मेरे को बताया कि उसकी नई जॉब लगी है और उस जॉब को वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कोलिन ने मुझे अपनी नई जॉब के बारे में बताया जो वह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर कईयों को डाउट रहेगा कि दैट ही इज़ इंजॉइंग, ए ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि दैट का मीनिंग भी जो होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हालांकि विच और दैट वैसे तो दोनों का मीनिंग जो होता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोमा आ जाए, कोमा लग जाए, तो वहाँ पर फिर जो की सेंस के लिए विच लगेगा, ना कि दैट। ये है एक सीधा सा इसका रूल, ये क्लोज में आता है रूल, वैसे मैंने नीचे लिख भी रखा है। वैसे तो विच एंड दैट दोनों का मतलब जो होता है, परंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक क्लोज होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज जिसमें कोमा लगाया जाता है,
वहाँ पर जो के अर्थ के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, ना कि दैट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स लेट, इट्स टाइम, ब्लैंक होम। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वी गो, सेकंड है वी शुड गो, थर्ड है वी मस्ट गो और फोर्थ है वी वेंट। तो मैच करिए अपने आंसर को। इट्स लेट, इट्स टाइम, ब्लैंक होम, वी गो, वी शुड गो, वी मस्ट गो, वी वेंट। तो सही आंसर है करेक्ट आंसर डी। तो यहाँ पर डी आएगा। डी क्यों आएगा? इट्स लेट, देरी हो चुकी है, इट्स टाइम, वी वेंट, गो होम, हमें घर चलना चाहिए। इसका क्या है, इसके पीछे कारण है, जब भी किसी वाक्य में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम का स्ट्रक्चर मिले, देखो, तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उपयुक्त वाक्य का हिंदी अनुवाद है देर हो चुकी है, अब घर चलने का समय हो गया है। देखिए, जब किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आए, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और हमारे ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, इसमें सब्जेक्ट है वी, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। वैसे इट्स टाइम के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जैसे इट्स टाइम टू गो होम, लेकिन वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज विच इज मीनिंग टू द की वर्ड। तो आपने इसमें सिनोनिम देखना है, समानार्थी वर्ड, कि वही वर्ड आपने निकालना है। चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज, वही वर्ड और वही फ्रेज आपने निकालनी है विच इज मीनिंग टू द की वर्ड, जिसका वही मीनिंग है जो की वर्ड है, जो ऊपर दे रखा है। जैसे रिटेंटिव, ये 78 उसमें लिखा था पेपर के अंदर, तो उसमें लिखा गया साथ के साथ रिटेंटिव है ये। नॉट फॉरगेटफुल, सिक्रेटिव, ग्रेस्पिंग एंड ग्रीडी, एक्सपेरिमेंटल। तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं इसको चेक करने की, ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको। तो सही आंसर है इसका, करेक्ट आंसर फर्स्ट, नॉट फॉरगेटफुल। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट फॉरगेटफुल। देखिए, रिटेंटिव का मीनिंग क्या होता है? रिटेंटिव का मीनिंग होता है शीघ्र याद करने में समर्थ है, तीव्र स्मरण शक्ति वाला, कि ऐसा व्यक्ति जिसको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, और जिसकी तीव्र स्मरण शक्ति है, कि जिसको फास्ट याद हो जाता है। जैसे कईयों का माइंड फास्ट होता है ना, कई तरीके से उनकी जो कैचिंग पावर है वो फास्ट होती है। तो रिटेंटिव का मीनिंग होता है तीव्र स्मरण शक्ति वाला। जो इसका सिनोनिम है वो है फर्स्ट, नॉट फॉरगेटफुल। और नॉट फॉरगेटफुल का मीनिंग क्या होता है? नहीं भूलने वाला। फॉरगेटफुल का मतलब भूलने वाला। तो जो नहीं भूलने वाला हो वही तो होगा ना, तीव्र स्मरण शक्ति वाला। सिक्रेटिव होते हैं चुपके से। और थर्ड होता है ग्रेस्पिंग एंड ग्रेडी, लोभी और लालच बोला जाता है इसको, लोभी और लालची। और एक्सपेरिमेंटल होते हैं प्रयोगात्मक, जो प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाय ब्लैंक एज आई कैन नॉट गिव यू माइन। यदि तुम्हें एक कोट की ज़रूरत है तो तुम्हें एक खरीदना पड़ेगा कोट, एज, क्योंकि मैं तुम्हें अपना नहीं दे सकता। तो इट सम वन एनी। तो आपको 2 सेकेंड दिए जाते हैं ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको। तो इसका आंसर है सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्यों? सिंपल सा ये तो, यदि तुम्हें कोट की ज़रूरत है तो तुम्हें भी एक, यू विल हैव टू बाई वन, तुम्हें भी एक कोट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना नहीं दे सकता। नेक्स्ट है, ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड ब्लैंक गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, ही डिड नॉट, इन स्पाइट ऑफ ही डिड नॉट, बट ही डिड नॉट, हाउएवर ही डिड नॉट। देखिए, ऑल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ होता है इसके बावजूद। अगर हम इसको मैच करते हैं इस लाइन के अंदर, कि यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, इसके बावजूद उसकी गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, वो नहीं लेके आ सका। थर्ड है बट ही डिड नॉट, इसको अगर मैच करते हैं,
यद्यपि उसने कठिन मेहनत की परंतु उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। फोर्थ है हाउएवर ही डिड नॉट, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की हाउएवर फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। और फर्स्ट है ही डिड नॉट, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैच करो आपका आंसर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ही डिड नॉट। देखो जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है, वो सारे के सारे एक तरीके से सही बैठ रहे थे सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर है इसका फर्स्ट। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको ये दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं है कि यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए, फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है जब हम कहते हैं ही डिड नॉट। तो इन स्पाइट ऑफ, बट, हाउएवर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीइंग ए कोल्ड डे, हाँ इसमें क्या करना है, विच पार्ट हैज़ एन एरर, किस पार्ट में गलती है। बीइंग ए कोल्ड डे नाइदर ऑफ माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन ए मूड टू गो आउट, इसका आंसर साथ लिखा हुआ है। तो इसमें आपने देखना था कि किस पार्ट में गलती है। बीइंग ए कोल्ड डे नाइदर ऑफ माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन ए मूड टू गो आउट, तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट में गलती है। फर्स्ट पार्ट में गलती क्यों है, ये है इसका स्पष्टीकरण। बीइंग ए कोल्ड डे की जगह इट बीइंग ए कोल्ड डे होगा। पहली बात तो ये है कि गलती किस चीज़ की है, बीइंग ए कोल्ड डे की जगह क्या आएगा, इट बीइंग ए कोल्ड डे। मतलब क्या है, इट वर्ड और लगेगा बीइंग से पहले, और इसका हिंदी अनुवाद क्या है, ठंड होने की वजह से ना तो मेरा दोस्त और ना ही मैं बाहर जाने के मूड में थे। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इट क्यों लगा है, क्योंकि इसको डैंगलिंग पार्टिसिपल कहा जाता है। जब भी कोई पार्टिसिपल आता है तो वो अपने साथ नाउन लेता है जिसको डिफाइन करता है। अब बीइंग से पहले ठंडा किसको कहा है कि ठंड होने की वजह से, ठंडा दिन होने की वजह से, तो इट लगेगा ना, इट बीइंग ए कोल्ड डे। मतलब जो दिन था ना वो ठंडा होने की वजह से, वो ठंड होने की वजह से ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त बाहर जाने के मूड में था, तो इट लगेगा कि हमने बीइंग किसको कहा है, होने की वजह से, क्या होना, इट का मतलब डे, तो इसलिए ये है। नेक्स्ट है फाइंड दी अपोजिट। हाँ, अपोजिट वर्ड आपने निकालना है इसमें। क्विक्साटिक ये वर्ड है, और इसका अपोजिट देखना आपने। क्विक्साटिक का मीनिंग वैसे मैंने दे दिया हिंट के तौर पे। मीनिंग होता है इसका कल्पना युक्त, क्योंकि थोड़ा टफ वर्ड है क्विक्साटिक। तो आपने इसका अपोजिट देखना है, इमेजिनरी, रोमांटिक, फैंटास्टिक, प्रैक्टिकल। तो सही आंसर है डी, प्रैक्टिकल। देखिए, क्योंकि क्विक्साटिक का मीनिंग होता है कल्पना युक्त, ठीक है ना, जो कल्पना करते हैं, और प्रैक्टिकल का मीनिंग होता है व्यवहारिक, जो रियल लाइफ में जीता है, व्यवहारिक है, जो कल्पना में नहीं रहता। तो फर्स्ट इमेजिनरी ये कल्पना युक्त होता है, रोमांटिक होता है, एक तरीके से रूहानी, प्यार के सपने देखने वाला, या हम कह सकते हैं कल्पनाशील व्यक्ति। फैंटास्टिक शानदार होता है, तो इसका अपोजिट है प्रैक्टिकल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर के ऐसे सभी इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।